हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न आइज के करंट अफेयर्स जो कि हमारे जुलाई मंथ का है। तो जुलाई मंथ की एक लेसन आपकी आ चुकी है जो कि पॉलिटी और गवर्नेंस के ऊपर था। तो काफ़ी टॉपिक हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके थे, जैसे कि इंडिया का सेकंड वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू के बारे में था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट न्यू हम लोग देख रहे हैं 2019 की है। इससे पहले जो 1986 की है उसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया गया है, तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर लोकल रिजर्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ाई किए थे, जो कि प्राइवेट सेक्टर्स में कि क्या क्या इशू निकल कर आया है कि लोकल रिजर्वेशंस की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये हरियाणा के बारे में हम लोग देखे थे यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छी आर्टिकल थी, आप लोगों को काफ़ी कुछ पता चला होगा। आज आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि आप लोग रिवाइज भी कर लीजिएगा। अगर आप लोग ने देख रखा है तो आप लोग के लिए रिवीजन पोर्शन है कि न्यू क्या क्या चेंजेस किया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ऐसे क्या क्या न्यू प्रोविज़न रखे गए हैं जो कि आपका 1986 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं था। तो कुछ लिस्ट जरूर बताइएगा, 2-3 ही बता दीजिए, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत भी नहीं है। साथ ही अब आइए हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन देखते हैं, क्या क्या टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन के बारे में देखेंगे। चाबार जाहिदान रेलवे लाइन जो है उसके बारे में देखेंगे। अनक्लॉज के बारे में देखेंगे। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो मुझे लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से आपके जो क्वेश्चन है वो बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर बार आप लोग प्रीलिम्स में देखते होंगे कि 2-3 क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन से ज़रूर आते हैं जो कि इन्वायरमेंट पोर्शन का माना जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर्स के ही टॉपिक से निकल कर आता है। तो इसको जल्दी से और अच्छे से इसको पढ़ेंगे हम लोग, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और आपका इंटरेस्टिंग लेसन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेसन अगर आप लोग को देखनी है या प्रीवियस मंथ की देखनी है तो बस एक काम कीजिएगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट लेसन्स को एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है इंडिया यूरोपियन यूनियन की रिलेशन के बारे में। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी रिसेंटली 15th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट हुआ था। ये एक वर्चुअल मीडियम के साथ ही हुआ था। वर्चुअल मीडियम के कहने का मतलब है कि ऑनलाइन ये इस तरीके का सबमिट हुआ था। आप लोग देख रहे हो कि बैक टू बैक जो है, जब से ये पेंडेमिक आया है तब से हम लोग देख रहे हैं कि जितनी भी सबमिट है वो ऑनलाइन ही कंडक्ट किया जा रहा है। तो ऑनलाइन ही यहाँ पे वर्चुअल सबमिट हो रहे हैं। ऑनलाइन कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग वीडियो कॉल करते हो, तो वैसे ही यहाँ पे सारे जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं वो अपने इस सबमिट में जिनको भी पार्टिसिपेट करना होता है वो ऑनलाइन आ जाते हैं जहाँ पे भी वो रह रहे हैं। ठीक है, पेंडेमिक है, पेंडेमिक को देखते हुए आपका जो है ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहे हैं सारे डिप्लोमेट्स, साथ ही साथ इस तरीके का सबमिट नहीं हो रहा है। तो इससे पहले भी हम लोग देखे हैं कि जैसे नैम की सबमिट हुई है, आपका सार्क का सबमिट हुआ है, साथ ही साथ G20 हुआ है। तो ये सारे सबमिट ऐसे ही ऑनलाइन हुए हैं। इवन इंडिया ऑस्ट्रेलिया की भी सबमिट हुई थी वर्चुअल सबमिट, तो वो भी ऑनलाइन हुआ था, है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं कि इस ऑनलाइन सबमिट से क्या क्या कंक्लूजन निकला है, और इसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। इंडिया यूरोपियन यूनियन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एक रोड मैप है, वो भी 2025 तक का। इट मीन्स कि 5 ईयर्स का यहाँ पे रोड मैप लेकर चला गया है कि किस किस मुद्दे पे यहाँ पे बात करेंगे, किस किस मुद्दे पे एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, और किस किस मुद्दे पे जो है एक दूसरे के साथ काम करते हुए चलेंगे। तो इसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। एग्रीड किया गया है कि एक हाई लेवल डायलॉग यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसके थ्रू जो यहाँ पे ब्रॉड बेस्ड आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, जिसको सॉरी BTIA भी कहते हैं। तो यहाँ पे मल्टीलेटरल अगर इशू देखें म्यूचुअल इंटरेस्ट को लेकर, तो उसको यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा, देखा जाएगा। साथ ही साथ इंडिया और EURATOM है, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी है। तो इनके बीच में, यानी कि इंडिया के और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है रिसर्च और डेवलपमेंट कॉपरेशन को, कि किस तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का हम लोग एकदम पीसफुल शांतिपूर्ण तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए यहाँ पे साइन किया गया है। साथ ही डिक्लेरेशन है यहाँ पे रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी का, जो कि यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि एक डायलॉग लॉन्च होगा, वो भी मैरीटाइम सिक्योरिटी में। तो यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट जो सिक्योरिटी आपका स्पेसिफिक साइंटिफिक जो कॉपरेशन है उसमें इसको रिन्यू किया गया है। तो ये इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि किस किस टॉपिक पे बात किया गया है, कि एक एजेंडा लाया गया है कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लेकर चलना है 2025 तक। एक हाई लेवल डायलॉग आपका है, वो भी किस लिए? तो यहाँ पे ब्रॉड बेस्ड ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के लिए, यानी कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। थर्ड यहाँ पे आपका एटॉमिक एनर्जी के ऊपर बात हो रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है इसका पीसफुल तरीके से आपका यूज़ किया जाएगा। एंड फोर्थ है कि रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर बात हो रहा है। तो ये 4 टॉपिक है जिसमें कि इस बार बात किया गया है।
अब ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारा जो है यूरोपियन यूनियन के साथ जो है रिलेशन कैसा है। यूरोपियन यूनियन कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका 28 नेशन है, यूरोप कंट्री है जो कि यहाँ पे आपके ग्रुप बनाए हुए हैं जिसको यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। इसमें से आपके जो है ब्रिटेन बाहर निकल चुका है, तो इसलिए अब यहाँ पे 27 नेशन है, 27 नेशन मेंबर कंट्रीज़ है। इनका क्या है ना कि इनके बीच में जो ट्रेड वगैरह होता है वो सारी चीज़ें फ्री है, इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आपस में। जितने भी यहाँ पे 27 मेंबर कंट्री है तो उनके बीच में जो है ट्रैवलिंग भी, मूवमेंट भी, सब कुछ फ्री है, यहाँ पे वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनका करेंसी भी सेम है, यूरो करेंसी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 27 में से 19 कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पे यूरो इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारे कंट्रीज़ जो है अपना अपना करेंसी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके का कॉमन है एक, यानी कि आप लोग देख सकते हो कि सारे कंट्रीज़ जो है यूरोपियन कंट्री एक साथ आकर जो है ना एक मेन एजेंडा को आगे लेकर चल रहे हैं, डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे हमारा रिलेशन भी अगर यूरोपियन यूनियन के साथ देखें तो पहले कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं, फिर हर एक पर्सपेक्टिव में हम लोग देखेंगे। इंडिया और यूरोपियन यूनियन रिलेशन की बात करें, यानी कि 1960 से पहले, जिसमें कि इंडिया में आप देखोगे कि फर्स्ट कंट्री है जिनके द्वारा डिप्लोमेटिक रिलेशन यहाँ पे आपका इस्टेब्लिश किया गया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के साथ। तो ये आप लोग देख सकते हो कि हम लोग ऐसे फर्स्ट कंट्री है। कॉपरेशन एग्रीमेंट देखें तो 1994 में ही साइन कर लिया गया था, और रिलेशनशिप जो दोनों कंट्री की है वो ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। फर्स्ट इंडिया EU समिट आप देखोगे तो 2000 में हुआ था। 2004 में जो रिलेशनशिप है उसको और ज़्यादा अपग्रेड करके यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तरीके से ले आया गया था। एक डेलीगेशन है रिलेशन का जो कि इंडिया के साथ, तो ये फॉर्मली आपका जो है यूरोपियन पार्लियामेंट में बनाया गया था, वो भी 2007 में। तो हमारा जो रिश्ता है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के साथ काफ़ी बेटर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशन देखते हैं कि हम दोनों कंट्री के बीच में कैसा है। तो EU का अगर बात करें तो ये एक इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर EU के साथ हम लोग अपनी ट्रेडिंग देखें तो 80 बिलियन यूरो तक का भी है। इट मीन्स कि इंडिया का टोटल इंडियन ट्रेड अगर हम लोग देखें तो 11.1% यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूट करता है। वहीं EU का देखें तो ये बिगेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स है इंडिया में, और यहाँ पे 67 बिलियन यूरो तक भी यहाँ पे आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट हुआ है 2019 में। तो FDI इनफ्लो जिनको बोलते हैं, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, यानी कि बाहर की कंपनियां हमारे यहाँ जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, तो जो इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिलेगा तो यूरोपियन यूनियन से 22% तक का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आता है। डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन के फील्ड में अगर हम लोग बात करें तो यूरोपियन यूनियन और जो इंडिया है इनमें बहुत जगह पर जो है सेवरल मैकेनिज्म में भी ये एक साथ काम करते हैं और सिक्योरिटी चैलेंजेस को एक साथ लेकर चलते हैं। क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस में है, जैसे कि काउंटर टेररिस्ट, जो टेररिस्ट वगैरह है या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग वगैरह होती है तो उन तरीके को, उन सारी चीज़ों को कैसे रोकना है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, यानी कि आप लोग देखोगे कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ है जो कि सी के चारों ओर आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया की भी अगर बात करें तो यहाँ पे इंडियन ओशन है, उस तरीके से आप लोग देखो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी पे ये लोग साथ देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे NPT पे भी साथ देते हैं, नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी में भी ये साथ देते हैं। इंफॉर्मेशन फ्यूज़न सेंटर आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओशन जो रीजन है यहाँ पे न्यू दिल्ली में, तो उनके द्वारा रिसेंटली यहाँ पे लिंकअप किया गया है मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर्स, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के द्वारा यहाँ पे आपका इस्टेब्लिश किया गया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये इस्टेब्लिश किया गया है EU नेवल फोर्सेस के द्वारा। तो यहाँ पे डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन में भी हम लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में देखें तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा यहाँ पे सपोर्ट किया गया है, मेनली ये फ्रांस के द्वारा था कि मोबिलाइज योर सिटी प्रोग्राम इंडिया में, और ये 3 पायलट सिटीज़ में इस तरीके के प्रोग्राम को चलाया जा रहा है, जिसमें कि क्या है ना कि जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है उसको यहाँ पे कम करना है, अर्बन रिलेटेड जितनी भी ट्रांसपोर्टेड है उसको कम करना है, जिससे कि क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस जो है ना वो कम हो पाएगी। तो मेनली इस पर फोकस करना है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इनके द्वारा एनर्जी पैनल 2005 में जो है वो सेटअप किया गया था, जिसमें कि एनर्जी के फील्ड में कॉपरेट करना, एनर्जी सिक्योरिटी के फील्ड में कॉपरेट करना है। साथ ही दोनों की अगर बात करें तो ऑफिशियल मैकेनिज्म देखने को मिलता है कुछ फील्ड में, जैसे कि डिजिटल कम्युनिकेशंस हो गया, 5G टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। तो इन सब फील्ड में जो है ना इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो है कॉपरेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पीपल टू पीपल रिलेशन की बात करें तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इनकी जो फेस्टिव्स ऑफ कल्चर है वो भी ऑर्गेनाइज़ की गई है। स्पेशली आप देखोगे कि हमारा जो योगा है और आयुर्वेद है, इन दोनों के बीच में जो है ना योगा आयुर्वेदा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है हमारा यूरोपियन यूनियन में भी। ठीक है, योग आयुर्वेद को तो हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में भी इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। दोनों के द्वारा अगर हम लोग देखें तो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट ऑन सिविल एविएशन जो है ये साइन किया गया है, जिसके द्वारा हमारा जो बायलैटरल ट्रेड और टूरिज्म है वो और ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टअप हो सके। दोनों के द्वारा जो है एक कॉमन एजेंडा लाया गया है, वो भी माइग्रेशन और मोबिलिटी के ऊपर।
2016 में ये बात किया गया था माइग्रेशन को लेकर। माइग्रेशन कैसे होता है, जैसे कि आप लोग देखते हो कि आप लोग अगर आज की डेट में आप लोग जहाँ पे भी रह रहे हो, मान लो हैदराबाद में रह रहे हो, वहाँ रह के पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप लोग को कुछ और एजुकेशन लेना है जो कि बेटर स्टेट में आप लोग जाकर पढ़ना चाहते हो, तो हैदराबाद भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेटर है। चलिए हैदराबाद को छोड़ते झारखंड की बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप लोग जो है जमशेदपुर से बिलोंग करते हो और वहाँ से अगर आप लोग को हायर एजुकेशन लेनी है, इंजीनियरिंग करनी है, तो एनआईटी जमशेदपुर ही है सिर्फ वहाँ पे। अगर आईआईटी में आप लोग को पढ़नी है तो आप लोग को उस सिटी से बाहर निकलना होगा, यानी कि आपकी माइग्रेशन हो गई। माइग्रेशन इट मीन्स कि आप लोग अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के किसी और जगह जा रहे हो, लेकिन एक पर्पज़ के साथ जा रहे हो। तो एजुकेशन पर्पज़ के साथ आप लोग जाते हो, फिर उसके आगे आप लोग जॉब करने जाओगे तो कहीं और जाओगे, तो फिर वो अगेन आपका माइग्रेशन में काउंट होगा। तो इस तरीके के माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे आप लोग जॉब को लेके देखो या फिर पढ़ाई को लेके देखो या फिर अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करने के लिए होता है, या फिर बहुत सारी ऐसी विमेन है जो कि शादी के बाद जो है वो माइग्रेट करती हैं, तो ये इस पे भी यहाँ पे कॉपरेट किया जाता है। साथ ही साथ 50,000 से भी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत सारे यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में वो स्टडी कर रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे हैं जो कि यूरोपियन यूनियन के जो है इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में वो जो है हायर एजुकेशन ले रहे हैं। तो इसमें भी यूरोपियन यूनियन के द्वारा काफ़ी हद तक जो है हमें सपोर्ट किया जाता है। तो पीपल्स टू पीपल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, रिलेशन की बात करें, तो वो काफ़ी हद तक हमारे बीच में जो है ना बहुत बेटर है। लेकिन फैक्टर्स देखते हैं कि क्या क्या ऐसा फैक्टर्स है जो कि आज के करेंट टाइम्स में इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो रिलेशंस है वो और ज़्यादा शेप में होते जा रहा है। तो सब डेवलपमेंट की जो चेंज हो रही है, अगर हम लोग देखें ईयू की जो स्ट्रैटेजी है इंडिया को लेकर, अगर हाईलाइट करते हुए देखें जो कि 2018 में था, तो यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन इंडिया रिलेशंस को जो देखते हैं वो ब्रॉडर तरीके से देखते हैं जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में। पहले आप लोग देखोगे कि यहाँ पे क्या है कि चाइना का बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और जो चाइना का इम्पैक्ट है यूरोप और एशिया में, और ये किस चीज़ से इम्पैक्ट है, तो चाइना का यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा कि कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन से यहाँ पे इंक्रीज़ करने के लिए है, कनेक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए इस तरीके का बोर्ड है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना के द्वारा लाया जा रहा है। तो इससे क्या है ना कि ईयू को इससे बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है कि वो अपने नेचर को चेंज करे, यानी कि जो पार्टनरशिप है उस रीजन में उसको चेंज करे, और चाइना के द्वारा ये प्रेशराइज़ किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन को कि वो अपने इंडिया के साथ जो पर्टिकुलरली उनका रिलेशन है उसको वो चेंज करें। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। सेकंड थिंग है कि यहाँ पे इंटरेस्ट जो इंडियन ओशन में है, अगर हम लोग देखें जो नेवल बेस रेस यहाँ पे इंक्रीज़ होते जा रहा है, सिक्योरिटी कंपटीशन इंडियन ओशन रीजन में इंक्रीज़ होते जा रही है, तो इससे यूरोप और जो इंडिया की यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इंडियन ओशन में, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, और मेनली ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी फ्लो को लेकर। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यूएस जो है रीट्रीट ऑफ यूएस फ्रॉम ग्लोबल लीडरशिप और अनसर्टिनिटी देखने को मिल रहा है, यानी कि जब से ट्रंप जी आए हैं तब से आपको देखने को मिल रहा है कि यूएस की जो पहले से जो इमेज चलते आ रही है वो कहीं ना कहीं आज की डेट में बिल्कुल चेंज हो चुकी है। क्योंकि यूएस में आप लोग देखो कि जितने भी प्रेसिडेंट आज तक रहे वो इस तरीके का डिसीजन, इस तरीके की बातें कभी नहीं करते थे। ट्रंप क्या करते हैं, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, कि वो यहाँ पे आप लोग देखोगे एक तो ट्विटर पर बैठे रहते हैं, एनी टाइम वो ट्वीट करते रहते हैं। सेकेंड थिंग है कि वो जब बोलते हैं कि मैं इस डील से बाहर निकल जाऊँगा तो वो निकल भी जाते हैं बिना कुछ सोचे। और क्लाइमेट चेंज पे तो उनका बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, उनको ऐसा लगता है कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई बात ही नहीं होती है, ये सबसे बकवास बात है, क्लाइमेट अपने आप को ही हील कर लेता है। तो उनकी एक से एक बड़ी बड़ी बात निकल कर आती है। तो आप लोग समझ सकते हो कि यूएस जो है पूरे हमारे ग्लोबल लीडरशिप उनको कहा जाता है, वैसी कंट्री है वो, इतने पावरफुल कंट्री है। अगर उसकी इस तरीके से आज की डेट में अनसर्टिनिटी बनी हुई है तो फिर और कंट्रीज़ क्या करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलता है। स्ट्रैटेजिक आपका राइवलरी देखने को मिलता है यूएस और चाइना के बीच में। ईयू और आप लोग इंडिया देखोगे तो इनके कॉमन इंटरेस्ट है कि जो पोलराइज जो वर्ल्ड है उसको अवॉइड करना है, और रूल बेस्ड जो मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम है इसके ऊपर सस्टेन होना है। लेकिन आप लोग एक जगह देखोगे कि यूएस और चाइना के बीच में जो है ना बहुत ज़्यादा तानातानी देखने को मिलता है। यूएस जो है वो चाइना के अगेंस्ट में खड़े रहते हैं, और चाइना जो है अपना वर्चस्व बढ़ाने लगता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन हो गया ना। चाइना चाहता है कि ग्लोबल लीडरशिप अब चाइना के हाथ में आ जाए, यूएस को कोई भी एज ए ग्लोबल लीडरशिप जैसा ना देखे। तो ये एक अगेन प्रॉब्लम है जो कि इस तरीके का आपका कहीं ना कहीं जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं नेचर चेंज हो रहा है। ग्रीन गवर्नेंस की बात करें तो अगर यूएस की एग्जिस्ट देखें हम लोग यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से, तो वही है, इसी डील से वो बाहर निकल गया और उनको ऐसा लगता है कि ये क्लाइमेट डील जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता है, क्लाइमेट अपने आप हील करती है। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यहाँ पे जॉइंट लीडरशिप का वो जो यहाँ पे फंडा है उसको वो यहाँ पे गेन करना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग देखो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्लीन एनर्जी को लेकर, सर्कुलर इकॉनमी को लेकर, तो ये सारी ग्रीन गवर्नेंस के अंदर आती है, जिसमें कि मेनली हम लोग एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो फिर उसके बाद है न्यू इमर्जिंग वर्ल्ड है, यानी कि कोविड-19 के बाद तो आपको बिल्कुल भी नया वर्ल्ड देखने को मिल रहा है, एक न्यू नॉर्मल हम लोग कह रहे हैं। हर एक चीज़ चेंज हो गई है, हमारे
बाहर जाने का तरीका, हमारे रहने सहने का तरीका, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिहेवियर चेंज आ ही चुकी है। तो यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये आप लोग देखोगे कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपका मूव अवे हो रहे हैं, क्योंकि ओवरली यहाँ पे डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। सारे कंट्रीज यहाँ पे चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, आज के भी डेट में डिपेंडेंट है। इवन आप लोग जानते हो कि कोरोना वायरस जो है ये चाइना का ही देन है, लेकिन फिर भी इस तरीके से जो है ना यहाँ पे आप लोग को ह्यूज डिपेंडेंट देखने को मिलता है। तो इंडिया जो है ना वो यहाँ पे मोस्ट नेचुरली अलाई देखने को मिलेगा इन यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन और इंडिया की बात करें तो वो एक कॉमन पाथ यहाँ पे ला सकते हैं, यानी कि उनका एक अपना एक कॉमन पाथ होगा, एक अपना कॉमन रास्ता होगा, जिसमें कि सप्लाई चेन रेजिलियंस हो सकता है, जिससे कि जो ग्लोबल सिस्टम है उसको वो रिफॉर्म कर सके इन रिस्पॉन्स टू द हेल्थ इमरजेंसी को लेकर। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स हैं जिससे कि ये पता चलता है कि हमारा और यूरोपियन यूनियन का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं, इसकी जो नेचर है वो कहीं ना कहीं फिर से न्यू शेप लेगी। ठीक है, बिगड़ेगी, अच्छी होगी, इसका यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे बिगड़ भी सकते हैं, क्योंकि आप लोग देखते हो कि जो यहाँ पे ट्रेडिंग सिस्टम है वो यहाँ पे आपका उसके कारण जो है बिगड़ सकता है। लेकिन अच्छा भी देख सकते हैं, क्योंकि यूएस और चाइना जो है एक दूसरे से तना तनी है, तो यूरोपियन यूनियन को लगता है कि इंडिया ही ऐसा एक नेचुरल एलाई है जिसके साथ जो है मिलकर काम किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है जिसमें कि एक अच्छाई भी देखने को मिलता है, बुराई भी देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का रिलेशन जो है कहाँ तक जाता है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमारे जो कॉमन वैल्यूज़ है उनको ट्रांसलेट करना होगा कॉमन एक्शन में। यूरोपियन यूनियन और इंडिया की बात करें तो ये एक साथ काम कर सकते हैं, वो भी थर्ड कंट्री जैसा, जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो है कंसोलिडेट कर सके। एक ट्राईलैटरल डायलॉग को इस्टेब्लिश करेंगे, वो भी यहाँ पे लाइक माइंडेड पार्टनर, क्योंकि आपको पता है कि हम क्या करते हैं, इंडियंस जो है ना लाइक पार्टनर्स, जो लाइक माइंडेड पार्टनर्स होते हैं वो हम लोग ज़्यादा चुनते हैं, यानी कि हमारे जैसा सोचने वाले, हमारे जैसे जो मुद्दे हैं, जैसे हम लोग क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं, टेररिस्ट पे बात करते हैं, तो उस मुद्दे के जो उस मुद्दे पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हम उस कंट्रीज़ को ज़्यादा लाइक करते हैं। जैसे कि आपका जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इंडिया के द्वारा ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया जा सकता है कि जो यूरोपियन यूनियन का विजिबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ के बाहर निकले। नेगोशिएशन है पीटीआईए में, तो ये कंक्लूड करना चाहिए टाइमली मैनर में। साथ ही यूरोपियन यूनियन को यहाँ पे इंडिया के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे थर्ड कंट्री में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, पर्टिकुलरली कहाँ, तो साउथ एशिया वाले रीजन में। यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है ना एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच वो अडॉप्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल एक्शन में, और बहुत सारे ऐसे शेयर्ड फील्ड है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जैसे कि आपका ग्लोबल एनर्जी डिकार्बोनाइजेशन है, मॉडर्न रिसोर्स एनर्जी का इकॉनमी है, जिसमें कि स्मार्ट अर्बनाइजेशन हो। तो ये सारी जगह पे जो है ना एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से मदद कर सकते हैं। साथ ही यूरोपियन यूनियन जो स्ट्रैटेजी ऑन इंडिया है इसके द्वारा हाईलाइट किए हुए देखे, जो कि आपका अडॉप्ट किया गया था 2018 में, तो इंडिया और जो यूरोपियन यूनियन है वो अपना खुद का एक रिलेशन आगे चल के ले जा सकते हैं, जो कि ट्रेड लेंस कहा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा उनकी इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस को। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे वे फॉरवर्ड है। यूरोपियन यूनियन के साथ अगर आप लोग को नहीं पता होगा कि इंडिया का कैसा रिलेशन है, तो यहाँ से आप लोग को पता चल चुका होगा। अब हम लोग आगे आने वाले दिनों में किस तरीके शेप करेंगे ये भी आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, जो कि है चाहवार। हमेशा न्यूज़ में रहता है, इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स में आपका न्यूज़ क्वेश्चंस भी पूछा गया है। तो यहाँ पे न्यू आपको देखने को मिलेगा कि जाहिदान रेलवे लाइन एक निकल कर आया है। ईरान के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि यहाँ पे जो रेल लाइन कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है चाहबार पोर्ट से वो भी जाहिदान तक, तो ये प्रोसीड किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये अफगानिस्तान बॉर्डर तक भी किया जाएगा, लेकिन इंडिया के बिना। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चाहबार पोर्ट जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है वो हमारे द्वारा ही कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ईरान में। और ईरान क्या काम कर रहे हैं, और ईरान के द्वारा ये आपका डिसीजन ले लिया गया कि एक रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट किया जाएगा चाहबार पोर्ट से जाहिदेन, जिसमें कि अफगानिस्तान तक कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन इंडिया का इसमें कोई भी तरीके का इंक्लूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैप में आप लोग देख सकते हो, पहले थोड़ा मैप स्टडी कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ये इंडिया की बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ पे आपको पाकिस्तान देखने को मिल रहा है, ये अफगानिस्तान है, एंड दिस इज़ ईरान। तो यहाँ पे आपको चाबार पोर्ट देखने को मिलेगा, इंडिया के द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और जस्ट ये आपका गल्फ़ ऑफ ओमन में देखने को मिलेगा। इसकी लोकेशन भी आप लोग ध्यान रखिए, ये अरेबियन सी है, यहाँ पे गल्फ़ ऑफ ओमन है। ठीक है,
यहाँ पे आप लोग देखो कि ये जो है यहाँ पे आपका जाहिदान है जो कि आपका पाकिस्तान वाले बॉर्डर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे चाबार पोर्ट से जो है जाहिदान तक यहाँ पे रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। उसके बाद जो है ये जारांज और जो दिलाराम है, ये हाईवे आपका इंडिया के द्वारा बनाया गया था, वो भी 2019 में। लेकिन यहाँ से यहाँ जो रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, रेलवे लाइन बनाया जा रहा है, वो यहाँ पे आपका जो है इंडिया के बिना बनाया जा रहा है। तो देखते कि बात क्या है। 2016 में एक ट्राईलैटरल एग्रीमेंट है। कहने का मतलब है कि 3 कंट्री, 3 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जब कोई भी तरीके का एग्रीमेंट होता है तो उसको ट्राईलैटरल एग्रीमेंट कहते हैं। इसमें क्या है कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर जो है ये साइन किया गया था इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में। ये जो ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है, इसमें इंडियन गुड्स को अलाउ किया जाएगा कि वो यहाँ पे इस तरीके से जो है ना यहाँ पे अफगानिस्तान तक पहुँच सके। क्योंकि आप लोग देखो कि हमें चाबहार पोर्ट क्यों बनाया। चाबहार पोर्ट बनाने के पीछे रीज़न यही है कि यहाँ पे हमारा पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान इतना ज़्यादा बैरियर लगाता है, पाकिस्तान जो है इंडिया के सामान को जो है आगे कहीं पहुँचाने नहीं देता, कभी हमें जो है लाने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि आप हमारे पोर्ट में नहीं ला सकते हो, आप हमारे तरीके से जो है नहीं जा सकते हो। तो हम लोग अफगानिस्तान तक पहुँचे कैसे? क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान की जो रिलेशन है वो बहुत अच्छी रिलेशन है और इंडिया के द्वारा काफ़ी हद तक जो है अफगानिस्तान वाले रीजन में जो है ना हेल्प किया जाता है। यहाँ इवन यहाँ पे अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो भी इंडिया के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो डेवलपमेंट का भी काम यहाँ पे इंडिया के द्वारा किया जाता है। लेकिन हमारे जो गुड्स है, हमारी जो ट्रेड है अफगानिस्तान के साथ, वो बेटर तरीके से नहीं हो पाता है। तो अल्टरनेटिव रूट यहाँ पे हम लोग जो है फाइंड आउट करने के लिए इस तरीके से चाबहार पोर्ट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिससे कि ईरान से होते हुए हम लोग डायरेक्ट जो है ना अफगानिस्तान में जा सकते हैं। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, कहने का मतलब है कि चारों ओर ये ज़मीन से घिरी हुई है। दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो कहते हैं ना कि जब सीधे हाथ से आप लोग जो है घी ना निकले तो हाथ टेढ़ी करनी पड़ती है। तो वही काम यहाँ पे इंडिया के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे ये जो आपका ट्राईलैटरल एग्रीमेंट साइन किया गया था, तो इसमें हम लोग बाईपास कर रहे हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को बाईपास करके तो इसी में जो है जारांज और जो दिलारम हाईवे है वो यहाँ पे इंडिया के द्वारा अफगानिस्तान में बनाया गया था, ये वाला हाईवे। ठीक है। अंडर दिस एग्रीमेंट अगर देखिए तो इंडिया के द्वारा ये भी कमिट किया गया था ना कि वो चाबहार पोर्ट यहाँ पे डेवलप करेंगे और लैंड बेस्ड रूट भी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, जिससे कि यहाँ पे पोर्ट से लेकर जो है लैंड बेस्ड रूट यहाँ पे आपका अफगानिस्तान तक कनेक्ट हो सके। तो ये इंडिया के द्वारा यहाँ पे कमिटमेंट किया गया था। साथ ही इंडिया के द्वारा एक पैक्ट भी साइन किया गया था ईरान के साथ कि वो यहाँ पे सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे कि जो कि चाबहार और जाहिदान जो रेलवे लाइन है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो सके, और जो ट्रैवल टाइम लगता है चाबहार पोर्ट से इंडिया ईरान बॉर्डर तक, तो वो भी टाइम यहाँ पे कट हो पाएगा। इसी को फैसिलिटेट करने में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था इंडिया के IRCON, यानी कि एक स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। साथ ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि ईरान का है। तो इन दोनों के बीच में जो है एक साइन किया गया था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे कि किसी टॉपिक के ऊपर जो है आपका सिग्नेचर होता है कि हाँ ये दोनों कंट्री मिलकर काम करेंगे। रीज़न क्या है इस तरीके का, यानी कि बाहर रख दिया गया। यानी कि आप लोग अभी देखे हो कि ये जो ट्राईलैटरल एग्रीमेंट हुआ था इसमें इंडिया का भी पूरा पार्टिसिपेशन था। इंडिया के द्वारा ये कमिटमेंट किया गया था कि हाँ ये सारा काम जो है इंडिया के साथ किया जाएगा। लेकिन अब क्या रीज़न है कि इस तरीके से रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और ईरान ने इंडिया को बोला भी नहीं, ईरान ने इंडिया को बाहर निकाल के रख दिया। ऐसा क्या हुआ, रीज़न पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप देखोगे डिले हो रहा था क्योंकि यूएस के द्वारा सेंक्शन लगाया जा रहा था। जब आप लोग को पता था कि यूएस जो है ना वो ईरान जो डील था उससे बाहर निकल गया था और उसके बाद जो है वो ईरान के ऊपर सेंक्शन भी लगा रहा था। उसका कहना था, यानी कि यूएस का मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान के द्वारा जो इन सेक्शन की जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो यूएस के सेंक्शंस यहाँ पे लगा दिया गया था ईरान के साथ। साथ ही साथ इंडिया को भी मना कर दिया गया था यूएस के द्वारा कि हम लोग जो है ना तेल भी ना खरीदें। अब ईरान के साथ हमारा पक्का रिश्ता है, पक्का रिश्ता तो सिर्फ तेल को लेकर है। अब हमें तेल खरीदने में भी यहाँ पे सेंक्शन लगा दिया गया था। तो यूएसए जो है वो री इम्पोज कर दिए थे सेंक्शन, वो भी ईरान के ऊपर, जब वो यहाँ पे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से वो बाहर निकल गए थे। और इंडिया को यहाँ पे एक स्पेशल वेवर दिया गया था, छूट दिया गया था, वो भी चाबहार पोर्ट के लिए और रेल लाइन के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट है ना ये आपका जो है यहाँ पे सफ़र करा था क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक डिले था। यानी कि यूएसए में जो ब्यूरोक्रेटिक डिले था वो बहुत ज़्यादा था कि यहाँ पे हेवी इक्विपमेंट का जो इम्पोर्ट किया जाना था, यानी कि यहाँ पे ईरान तक पहुँचाना था इस तरीके से इंडिया से, तो उसकी क्लियरेंस नहीं मिल पा रही थी यूएस से। साथ ही साथ यहाँ पे फाइंडिंग जो इक्विपमेंट सप्लायर की जो फाइंडिंग थी वो भी डिफ़िकल्ट हो पा रहा था। तो ये दो रीज़न है, एक तो यहाँ पे आपका यूएस के द्वारा क्लियरेंस नहीं दिया जा रहा था, दूसरा है कि यहाँ पे आपका इक्विपमेंट सप्लायर जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये डिले का रीज़न है। यानी कि देर हो गया इंडिया की तरफ से ईरान को।
सेकंड कि ब्यूरोक्रेटिक और डिप्लोमेटिक हर्डल देखने को मिला इंडिया में, जैसे कि ऑपरेशनल हर्डल है, सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा था। फंड की अगर डिस्पोजल देखें इस तरीके से रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो पूरा नहीं दिया जा रहा था। इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन और डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन है, इसकी कमी देखने को मिली। तो इसी से क्या है कि ईरान जो है यहाँ पे और ज़्यादा आगे बढ़े, और जो यहाँ पे फरजाड बी गैस ब्लॉक है वो यहाँ पे डेवलप करने लगे इंडिया के बिना। और थर्ड यहाँ पे और मेन जो रीज़न है, मुझे तो यही रीज़न लगता है कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे आप देखोगे कि ओपिनियन था इंडिया के ईरान के पास कि वो यहाँ पे प्रपोज जो चाइना यहाँ पे प्रपोज किया गया है बेचारा ईरान 25 ईयर्स डील, कि वो यहाँ पे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जैसा काम करेंगे एक दूसरे के लिए। यानी कि यहाँ पे चाइना जो है ना ईरान के साथ इस तरीके का 25 ईयर्स के लिए डील कर लिए कि अब ईरान जो है वो सस्ते दामों पे जो है चाइना को वो तेल देगा, और चाइना इसके बदले जो है ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेगा ईरान में। तो सबसे पहला बात तो मुझे यही समझ में आ गया था कि चाइना का कहीं ना कहीं पीछे में बैकग्राउंड में हाथ है, तभी इस तरीके से ईरान जो है ना वो तेज़ बन रहा है और इंडिया को इस तरीके से बाहर रख दिया है। क्योंकि बिना जो है पैसा के कोई नहीं बोलता है, और पैसा जहाँ से आने लगता है तो सारे कंट्रीज़ अपने जो है ना असली रंग दिखाने लगते हैं। तो इससे इंडिया में क्या इम्पैक्ट होगा, अब ये बताइए। सबसे पहला हमारा मुद्दा क्या था चाबहार पोर्ट बनाने का? हमारा मुद्दा ये नहीं था ना कि ईरान को बहुत खुश करना है, हमारा मुद्दा ये था कि अफगानिस्तान तक हम लोग को अपनी रिच पहुंचानी है, अफगानिस्तान से हमारे रिलेशन जो अच्छे हैं, और साथ ही साथ वहाँ से जो हमारा यहाँ पे ट्रेड चल रहा है वो बेटर तरीके से हो सके। तो यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान में सही तरीके से जो है एक जो प्रेजेंस है वो नहीं हो पाएगा, तो अफेक्ट होगा कहीं ना कहीं ईरान अफगानिस्तान इंडिया अफगानिस्तान का रिलेशन। सेकंड है कि काउंटर करना, यानी कि जो चाइना का प्रेजेंस है इस रीजन में उसको काउंटर करना होगा। इंडिया का अगर कॉपरेशन प्रोजेक्ट देखे तो वो यहाँ पे डिले के कारण यहाँ पे सफ़र हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे देरी हो रही है। थर्ड, यहाँ पे इंडिया का जो लीडरशिप है रीजनल कनेक्टिविटी में वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाएगा लॉन्ग रन में। अगर हम लोग देखें तो चाबहार पोर्ट और जो रेल प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे कनेक्ट करेगा इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसको यहाँ पे ये कनेक्ट करता, और इससे मुंबई टू मॉस्को यहाँ पे जो है ना सी से और लैंड से ये भी कनेक्ट हो पाता। तो ये जो आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट जो कॉरिडोर है इसके पास पोटेंशियल है कि वो मोर रिलायबल जैसा ये ओपन अप हो, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेड रूट हो इंडिया तक, वो भी यहाँ पे इंडिया से यूरोप का, फिर रशिया का, फिर सेंट्रल एशिया का। तो ये वाली चीज़ भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगी, इस ऑर्गेनाइजेशन में भी अफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा रीज़न है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे आपका बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ जो है ना और कैसे जो है ईरान के ऊपर चाइना का जो ये इन्फ्लुएंस है वो बढ़ते जा रहा है। सबसे पहले जो चाइना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके अगर हम लोग देखें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज़ एन अम्ब्रेला प्रोजेक्ट जिसमें कि चाइना जो है ना वो अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, चाहे वो वेस्ट एशिया में बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, जैसे वो ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, इजिप्ट हो, या फिर दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हो, तो उनके साथ इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और इंगेजमेंट बढ़ाने का मेन कारण क्या क्या है कि वहाँ पे आपको देखोगे कि स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रेलवे का कंस्ट्रक्शन कर रहा है चाइना के द्वारा, ये सारा चीज़ जो है कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल पार्क लगाया जा रहा है, 5G हाईवे बनाई जा रही है, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा, तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। रिसेंटली अभी एग्री हुआ है 25 ईयर्स कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन जो कि ईरान चाइना के बीच में। तो ये 25 साल का जो यहाँ पे डील हुआ है इसमें क्या है कि $400 बिलियन तक का एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें कि ईरान का जो ट्रांसपोर्ट है वो एलोकेट है, ईरान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री है जो कि यहाँ पे चाइनीज़ कंपनी को भी दिया जाएगा, इक्विपमेंट होगा, वर्कर्स होंगे ईरान में। तो ये एक 25 साल का जो यहाँ पर डील हो गया ये बहुत बड़ा डील है। थर्ड, यहाँ पे ग्वादर चाबहार कनेक्टिविटी, ईरान जो है एक टाई अप यहाँ पे दिखा रहा है, वो भी ग्वादर और चाबहार का, वो भी लास्ट ईयर में दिखा रहा था। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक टाइज है ईरान के साथ, और कहीं ना कहीं से जो है ये हो सकता है कि हमारा जो चाबहार पोर्ट बनाया गया है वो कहीं ना कहीं से रेस्ट्रिक्ट हो सकता है, इसका इस्तेमाल इंडिया के लिए जो है ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। उसके बाद बंदर जास्क पोर्ट भी है, ईरान के पास जो है ये ऑफर किया गया था इंटरेस्ट जो कि चाइना को दिया गया था इस पोर्ट के लिए, जो भी यहाँ पे 350 किलोमीटर अवे है चाबहार पोर्ट में। तो ईरान में आपका दोनों पोर्ट देखने को मिलेगा, एक तो चाबहार पोर्ट जो कि हम कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, उससे पहले यहाँ पे बंदर जास्क पोर्ट है, तो जो कि यहाँ पे इसको जो है ना आपका चाइना को इंटरेस्ट में दिया गया था। बंदर जास्क पोर्ट जो है वो यहाँ पे चाइना के कंट्रोल को जो है और ज़्यादा एक्सटेंड करेगा, यानी कि यहाँ पे जो चाइना का कंट्रोल है उसको और यहाँ पे एक्सटेंड किया जाएगा, साथ ही साथ पाकिस्तान ईरान कोस्ट में। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अदर कंसर्न अगर हम लोग इस रीजन में देखें तो यहाँ पे जो प्रेजेंस है चाइना का सबमरीन का वो इंडियन ओशन में और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। साथ ही ईरान जो है वो यहाँ पे चाइना को लिवरेज कर रहे हैं, पाकिस्तान को, कि वो एक पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है, वो भी चाबहार स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। 2019 में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुआ था चाइना, ईरान और रशिया के बीच में, जो कि गल्फ ऑफ ओमन में हुआ था। वही गल्फ ऑफ ओमन है जहाँ पे हमारा जो है चाबहार पोर्ट हमारे द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि चाइना का जो है ईरान के साथ किस तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। वे फॉरवर्ड में क्या बताया जा रहा है,
वे फॉरवर्ड में ये बताया जा रहा है कि अब इंडिया को ये ज़रूरत है ना कि अपनी इम्प्लीमेंटेशन का जो यहाँ पे रिकॉर्ड है फॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, उसको और ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। हम लोग इतना सो के काम करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे तो कैसे होगा? सामने वाले कंट्री को जो है ना एकदम मेन टाइम पे और पिक टाइम पे जो है काम चाहिए होता है, लेकिन हमारा तो वही काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट ले लेते हैं, लेकिन वो 2 साल का प्रोजेक्ट हम लोग 20 साल में कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे तो काम नहीं होगा, हमें अपना जो है टाइमली डिस्पर्स करना होगा, फंड को यहाँ पे रिलीज़ करना होगा डिप्लोमेटिक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। साथ ही डिप्लोमेटिक टॉक भी होना चाहिए कि आपस में बात करते रहे, सलाह मशवरा करते रहे। साथ ही हम लोग को अपना अगर रिलेशन सही करना है ईरान के साथ, तो इंडिया को जो है ना म्यूचुअल इंटरेस्ट यहाँ पे शो करना होगा। साथ ही इंडिया को जो है ना अपने टॉक को रिवाइव करना होगा, वो भी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसिस्ट कॉरिडोर में। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो इंगेजमेंट है ईरान का चाइना के साथ, वो भी BRI में यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव में, तो उसको काउंटर कर सके। डिप्लोमेटिक चैनल होना चाहिए वो भी ईरान के साथ, जिसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। साथ ही यहाँ पे देखें तो इंडिया को ज़रूरत है कि वो एक बैलेंस लेकर चल सके, ईरान और USA के बीच में जो डिप्लोमेटिक टाइज है हमारी, तो उसको बैलेंस लेकर चलना होगा। साथ ही अगर हम लोग देखें तो ईरान जो है ना वो यहाँ पे प्रोसीडिंग तो कर रहा है कि रेल प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन ये स्टिंगेंट भी किया जा सकता है इंडिया के द्वारा कि वो इस प्रोजेक्ट को जो है लेटर स्टेज में जो है ज्वाइन करे। यानी कि ये जो आपका रेलवे लाइन का जो कंस्ट्रक्शन है वो अगर स्टार्ट हो गया तो इंडिया के द्वारा फिर भी यहाँ पे हस्तक्षेप करना चाहिए। इंडिया के द्वारा ये बोलना चाहिए कि अब आगे आने वाले दिनों में लेटर स्टेज में आगे जो भी स्टेज है वो यहाँ पे साथ दे सके इस कंस्ट्रक्शन में। तो ये सारा काम है, ठीक है। तो आई होप कि आपको दूसरे एंगल पता चला का। तो आइए आगे बढ़ते और थर्ड आर्टिकल भी देखते हैं, जो कि है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के ऊपर। तो यहाँ पे न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ बहुत बड़ी है क्योंकि यहाँ पे 2 फिशरमैन थे, केरलाइट जो फिशरमैन थे उनका जो है वो यहाँ पे किलिंग हो गया था, यानी कि उनकी जो है ना डेथ हो गई थी, उनको मारा गया था। तो यहाँ पे रिसेंटली जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उनके द्वारा ये रूलिंग किया गया है, वो भी एनरिका लेक्सी केस में, जिसमें कि 2 यहाँ पे केरलाइट जो फिशर्समैन है उनकी किल हो गई थी। तो एनरिका लेक्सी जो केस है ना वो ऑनगोइंग इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी हो गया था कि यहाँ पे 2 इंडियन फिशरमैन को शूट आउट कर दिया गया था, वो भी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में और 2012 में, और ये 2 इटालियन मैरीटाइम के साथ मैराइंस के द्वारा ये किया गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा एकदम गर्म मुद्दा है और आज के डेट में और भी ज़्यादा हॉट हो चुका है। जानेंगे क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट हमारा इस तरीके से हो गया, सॉरी थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना, हाँ। तो वेस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से यहाँ पे हमारे स्टेट है? केरल है, कर्नाटक है, फिर गोवा है, फिर महाराष्ट्र है, और ये वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोंकण कोस्ट देखने को मिलेगा, सॉरी ये ऊपर वाला कोस्ट कोंकण कोस्ट है, और ये केरल के साइड वाला मालाबार कोस्ट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये वाला यहाँ पे आपको केस देखने को मिलेगा। 2015 में क्या हुआ कि इटली के द्वारा जो है ना यहाँ पे कुछ केसेस फाइल किया गया था, वो भी इंडिया के अगेंस्ट में, कि वो यहाँ पे 2 जो मैराइंस थे उनको डिटेन कर लिए है, पकड़ लिए, और केसेस जो है वो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में चला गया है। और ये किसके अंदर होता है? तो ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अंदर होता है। ITLOS की बात करें तो बाद में इसका जो मैटर था वो रेफर कर दिया गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को। तो इंडिया जो है वो यहाँ पे क्लेम करते कि ये जो 2 मैराइंस है ना वो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन राइट को वायलेट कर रहे थे, वो भी अनक्लॉज के अंदर जो यहाँ पे राइट है, और साथ ही साथ जो है इसके अंदर उनको यहाँ पे जो है कंपेंसेशन यहाँ पे करना चाहिए। इंडिया में अगर आप देखोगे तो इस तरीके का इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे कंटिग्यूस जोन में, ये इसके कंटिग्यूस जोन के अंदर आता है और फिर उसके बाद जो इसकी इंडिया के जुरिस्डिक्शन के तहत आता है। तो आगे देखेंगे कि कौन कौन सा जोन है, लेकिन उससे पहले आप लोग को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो यहाँ पे कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट के द्वारा किया गया था, जो कि द हेग में ये कंक्लूड हुआ था 1899 में। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वैरायटी ऑफ जितने भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करते हैं, और इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एंटिटीज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट पार्टीज़ भी इंक्लूड है। PCA में अगर बात करें तो यहाँ पे 3 पार्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है जहाँ पे पॉलिसीज़ और बजट को देखा जाता है, एक पैनल ऑफ इंडिपेंडेंट पोटेंशियल आर्बिट्रेटर है जिसको यहाँ पे मेंबर ऑफ कोर्ट कहा जाता है, इनकी सेक्रेटेरिएट है जिसको यहाँ पे इंटरनेशनल ब्यूरो कहा जाता है, और सेक्रेटरी जनरल के द्वारा इसको हेड किया जाता है। तो इसकी हेडक्वार्टर की बात करें द हेग नीदरलैंड में ही है, और इंडिया इसका मेंबर है, यानी कि PCA का मेंबर है, तभी यहाँ पे हम लोग जो है इतना बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे कि PCA में जो आज के डेट में रूल किया जा रहा है कि यहाँ पे क्या है ना कि इंडिया के द्वारा ये कहा गया है ना कि इटली से इंडिया को ये इंटाइटल किया गया है कि वो कंपेंसेशन ले सकते हैं। साथ ही इंडिया जो है ना इस तरीके की जुरिस्डिक्शन नहीं करते हैं कि वो यहाँ पे इटालियन मैराइंस के ऊपर जो है वो ट्राई करे। साथ ही यहाँ पे देखोगे कि जो अवार्ड है वो फाइनल है और बिना अपील के, तो क्योंकि इंडिया यहाँ पे जो है अनक्लॉज का पार्टी है,
इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि जो भी ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे जो संविधान है उसके आर्टिकल 51C और डी के हिसाब से हम लोग जो है इस ट्रिब्यूनल का जो भी डिसीजन आएगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। इस आर्टिकल्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है कि हम लोग को यहाँ पे कुछ फॉस्चर रिस्पेक्ट लेकर चलना है इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी ऑब्लिगेशंस का, साथ ही सेटलमेंट को इनकरेज करना है। तो बात कर रहे हैं हम लोग तब से अनक्लॉज के बारे में, तो इसके बारे में देख लीजिए। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि यहाँ पे थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ ऑफ द सी के द्वारा यहाँ पे आपका निकल कर आया है। इसको 1982 में अडॉप्ट किया गया था और ये क्वाड ट्रीटी जो 1958 कन्वेंशन का है हाई ऑन हाई सीज उसको रिप्लेस किया गया था। इसको हम लोग लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन भी कहते हैं या फिर लॉ ऑफ द सी ट्रीटी भी कहते हैं। यहाँ पे राइट्स वगैरह है, यानी कि यहाँ पे हक दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है नेशंस को कि वो कैसे यहाँ पे जो वर्ल्ड की ओशन है, चाहे वो पैसिफिक ओशन हो, इंडियन ओशन हो, अंटार्कटिक ओशन हो, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो उसके बारे में यहाँ पे जो है आपका राइट्स वगैरह दिया जाता है। आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो 167 कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन यूनियन है जो कि इस कन्वेंशन को साइन किए हैं। इंडिया के द्वारा इस कन्वेंशन को 1982 में साइन किया गया था और हम लोग जो है 1995 में इसको रेटिफाई भी कर लिए थे। इस कन्वेंशन में अगर आप देखोगे तो 3 यहाँ पे न्यू इंस्टीट्यूशंस है, वो भी इंटरनेशनल सीन में। तो क्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। ये 3 है। सबसे पहला है कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी है, उसके बाद इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, फिर यहाँ पे कमीशन ऑन द लिमिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। तो एक एक करके तीनों के बारे में देख लेते हैं। ये अनक्लॉज के अंदर ही ये तीनों इंस्टीट्यूशन आता है। तो पहला यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, यानी कि लॉ ऑफ द सी के लिए यहाँ पे ट्रिब्यूनल है, ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है। कोई भी ट्रिब्यूनल जो होता है वो जुडिशियल बॉडी होता है जिसको यहाँ पे आपका अनक्लॉज के ऊपर ही द्वारा ही सेटल किया गया और जितने भी डिस्प्यूट वगैरह है ना उसके बारे में यहाँ पे फैसला दिया जाता है। डिस्प्यूट इस कॉन्वेंशन में अगर हम लोग देखें तो क्या क्या है, कोई भी सी यानी कि जो भी समुद्र वगैरह है उसमें लिविंग रिसोर्सेज से रिलेटेड है, या फिर कोई भी मैराइन जो यहाँ पे मैराइन स्पीसीज़ है उनको कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, नेविगेशन को लेकर है, या फिर यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है वो यहाँ पे हमारे इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में देखा जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 21 इंडिपेंडेंट मेंबर है। साथ ही यहाँ पे स्टेट पार्टीज़ को ओपन किया गया है इस कन्वेंशन के, साथ ही अदर स्टेट पार्टीज़ को भी ओपन किया गया है जैसे कि स्टेट इंटरप्राइजेज है, प्राइवेट एंटिटीज़ भी है। ठीक है। सेकंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो इंस्टीट्यूशन है वो है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बेस्ड है जो कि आपका जमाइका में देखने को मिलेगा। इसको भी अनक्लॉज के द्वारा ही आपका इस्टेब्लिश किया गया है। इसमें मैंडेटेड है कि क्या क्या यहाँ पे आपका मैंडेट है कि सारे जो मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसको ऑर्गेनाइज करना है, रेगुलेट करना है और कंट्रोल करना है, वो भी इंटरनेशनल सीबेड एरिया में। और साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि सारे पार्टीज़ जो 1982 के अनक्लॉज के वो यहाँ पे इसके भी मेंबर है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड यहाँ पे देखिए तो कमीशन ऑन द लिमिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ये है क्या, यहाँ पे आपका जो है ना मेनली 2 रोल देखने को मिलेगा। एक क्या है कि आउटर लिमिट यहाँ पे यहाँ पे सेट करना है जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ का है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका 200 जो नॉटिकल माइल्स है कोस्टल स्टेट का, तो उसके बियॉन्ड आपका जो है ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ में यहाँ पे आपका जो है एक आउटर लिमिट यहाँ पे सेट करना है। साथ ही यहाँ पे देखिए तो 21 मेंबर हैं जो कि यहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स या फिर हाइड्रोग्राफी, इन सारे फील्ड में जो यहाँ पे आपके जो एक्सपर्ट होते हैं वो इसके मेंबर भी है। ठीक है। तो एक बार आप लोग देखिए यहाँ पे इस डायग्राम को, इससे आप लोग को बेटर तरीके से समझ में आएगा कि कौन कौन सा जोन होता है। जैसे कि ये देखिए आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये लैंड वाला एरिया है। यहाँ पे आप लोग देखो कि इंटरनल वाटर है, अभी इंटरनल वाटर है ये टेरिटोरियल सी है जो कि आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक आता है। उसके बाद आप देखोगे कि अनदर यहाँ पे जो है 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है आपका यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ जाता है। इसी में आप देखो कि अनदर 200 जो 12 नॉटिकल माइल्स है वो कंटिजियस जोन आता है। पहला आपका लैंड से जैसे ही पानी स्टार्ट होता है वो आपका टेरिटोरियल सी होता है जिसको 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। उसके बाद आपका अनदर जो 12 नॉटिकल माइल्स होता है वो कंटिन्यूअस पार्ट होता है, जोन होता है। और उसके बाद 200 यानी कि टेरिटोरियल सी से आगे आप बढ़ोगे तो 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ये सब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे टेरिटोरियल सी तक क्या कहा जाता है कि ये एक नेशनल एयर स्पेस है, यानी कि मान लीजिए कि इंडिया का यहाँ पे जो है ये केरल वाला रीजन है, केरल वाला लैंड है यहाँ पे। उसके बाद कोस्टल सी जब स्टार्ट होता है तो ये टेरिटोरियल सी है, और टेरिटोरियल सी यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है ये केरल का जो है आपका, यानी कि हमारे इंडिया का ये एयर स्पेस है। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हाई सी से, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आगे जो होता है वो हाई सी होता है, और हाई सी तक यानी कि यहाँ पे आपको जो कंटिजियस जोन तक से लेकर हाई
हाई सीज तक जो यहाँ पे आपका एरिया होता है उसको इंटरनेशनल एयर स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो ये फिगर जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, इससे आपका जो अनक्लॉज है उसकी पूरी तरीके से जो डिटेल है वो आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं समझते हैं कि अनक्लॉज जो है यहाँ पे मैरीन एरिया को 5 मेन जोन में डिवाइड किए हैं। तो पहला देखते हैं, सबसे पहले लो वाटर है जिसको हम लोग बेसलाइन कहते हैं, जो कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि कोस्ट वाला एरिया में आपका कुछ पानी भी होता है जिसको बेसलाइन कहते हैं। फिर इंटरनल वाटर होता है, ये वाटर जो कि आपका लैंडवार्ड साइड में ही होता है, और साथ ही साथ ये टेरिटोरियल एरिया जहाँ से आपका मेजरमेंट होना स्टार्ट होता है। फिर आपका टेरिटोरियल एरिया होता है जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक है बेसलाइन से लेकर, और ये जो कोस्टल स्टेट होते हैं जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु या फिर केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तो उनकी यहाँ पे सॉवरेनिटी होती है, जुरिस्डिक्शन होती है इस टेरिटोरियल एरिया में। और उसके बाद आपका कंटिन्यूस जोन होता है, ये अनदर आपका जो है 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, यानी कि अगर आप लोग देखोगे तो इंटरनल वाटर से लेकर जो आपका यहाँ पे कंटिन्यूस जोन तक होता है तो ये 24 नॉटिकल माइल्स हो गया, क्योंकि 12 आपका टेरिटोरियल सी हो गया, फिर 12 आपका कंटिन्यूस जोन हो गया, तो टोटल यहाँ पे 24 नॉटिकल माइल्स है बेसलाइन से। ये एक इंटरमीडिएरी जोन है जो कि टेरिटोरियल एरिया और हाई सी के बीच में देखने को मिलता है। कोस्टल जोन जो है उनके पास यहाँ पे राइट है कि वो यहाँ पे जो भी फिजिकल है, इमिग्रेशन हो रहा है, सैनिटरी है, साफ़ सफाई है, या फिर कस्टम लॉ है, उन सारी चीज़ों को वो यहाँ पे जो है प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर पनिश भी कर सकते हैं अगर कोई वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन ब्रेक करता है। अगर हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूस जोन में देखें तो यहाँ पे सिर्फ जुरिस्डिक्शन जो है स्टेट के अंदर होता है जो कि ओशन सरफेस का है, यहाँ पे आपका कोई भी एयर और स्पेस राइट जो है प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें तो हर एक कोस्टल स्टेट में जो है ना ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है आपका यहाँ पे क्लेम किया जाता है, और वो 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, वो भी बेस लाइन से। इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है कि कोस्टल स्टेट जो है उनकी सॉवरेन राइट होती है कि वो यहाँ पे कुछ भी मिनरल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को वो मैनेज भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग देखोगे तो कंजर्व भी कर सकते हैं, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, जो भी आपका सी बेड हो या सबसॉइल हो, ये पूरा हक किसके अंदर में आता है, तो वो कोस्टल स्टेट के अंदर आता है, जहाँ से ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक बनाया जाता है। राइट टू कैरी आउट एक्टिविटीज़ है, यानी कि स्टेट के साथ पास जो है इस तरीके का हक भी है कि वो यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि वाटर से, करंट से और विंड से वो एनर्जी का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों का हक दिया गया है। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसमें सिर्फ आपका जो है अबव मेंशन जो रिसोर्सेज राइट है बस वही यहाँ पे मेंशन किया गया था, यही सारे राइट्स होते हैं। हाई सी के बारे में बात करते हैं। हाई सी क्या है कि ओशन सरफेस और जो वाटर कॉल्यूम है वो आपको यहाँ पे बियॉन्ड देखने को मिलेगा, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भी आगे देखने को मिलेगा। ये क्या है कि नेशनल जुरिस्डिक्शन से बाहर आ जाता है। साथ ही स्टेट जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ इस एरिया में कंडक्ट कर सकते हैं पीसफुल पर्पज़ के लिए, जैसे कि ट्रांसिस्ट करना है या फिर मैराइन साइंस है या फिर अंडर सी एक्सप्लोरेशन है, तो ये सारा काम जो है स्टेट के द्वारा हाई सीज वाले एरिया में कर सकते हैं। तो 5 जोन में यहाँ पे बांटा गया है। एक आपका आ जाता है इंटरनल वाटर, सेकंड वन इज़ टेरिटोरियल वाटर, थर्ड वन इज़ कंटिन्यूअस वाटर, कंटिन्यूअस जोन, एंड फोर्थ वन इज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एंड फिफ्थ वन इज़ हाई सी। तो ये 5 आपको जो है याद रखना है जोन, इसके बारे में क्या क्या बातें की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्या क्या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है अनक्लॉज के अंदर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल जो लॉ ऑफ द सी है ये है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ICJ बोलते हैं, आर्बिट्रल यहाँ पे ट्रिब्यूनल भी है, साथ ही साथ यहाँ पे स्पेशल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी है, जैसे कि आप लोग देखोगे कि अनक्लॉज के ही अंदर कुछ कुछ यहाँ पे ट्रिब्यूनल बनाए गए, तो वो सारे यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारे इंटरनेशनल रिलेशन की जो लेसन है वो कंप्लीट हो गई। आई होप कि तीनों आर्टिकल आप लोग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर फिर भी आप लोग को समझने में कहीं पे भी कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले इकॉनमी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है एक बहुत बड़ा इंडेक्स जिसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं। इस इंडेक्स में हमारी जो इंडिया की सच्चाई है ना, पॉवर्टी, गरीबी को लेकर, भुखमरी को लेकर, एजुकेशन को लेकर, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को लेकर, वो सारी चीज़ें हम लोग इस एक पर्टिकुलर इंडेक्स से हम लोग सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग को मेरे साथ बने रहना है, मेरी लेसन अच्छी लगती है, समझ में आता है, इंटरेस्टिंग लगती है, तो बस बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही सब्सक्राइब कर लोगे। साथ ही अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करके जाया कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। जितना ज़्यादा लाइक होता है, आप लोग शेयर करते हो, उससे मुझे अच्छा लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो इस तरीके की मेहनत करने में भी ज़्यादा से ज़्यादा मन करता है कि नहीं। और साथ ही अगर आप लोग को फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप लोग फ्रीली जो है कमेंट कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।